हे हाय, वापस आ गया मैं। मेरा नाम अरसलान है। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहाँ पे छोड़ा था। अभी हम लोग ने क्या कहते हैं वाइट डिफ़ॉल्ट मटेरियल असाइन कर लिया है इस पर। तो अब हम लोग अपनी बेसिक लाइटिंग स्टार्ट करेंगे। सो बेसिक लाइटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इधर आऊँगा क्योंकि हम लोग वीरे से लाइट कर रहे हैं। सो मैं इधर आऊँगा, क्रिएट पैनल में जाऊँगा और मैं अपनी यहाँ पे डोम लाइट क्रिएट कर लूँगा। क्योंकि हम लोग ये आउटडोर का सीन लाइट कर रहे हैं तो आउटडोर का सीन लाइट करना बहुत ही आसान होता है। उसमें हम लोग को ज़्यादा जैसे इंटीरियर में लाइट करते हैं तो बहुत सारी लाइट्स वगैरह लगानी पड़ती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये काम आउटडोर लाइटिंग में नहीं होता। हमारी 2 या 3 लाइटों में मैक्सिमम में हमारा आउटपुट आ जाता है। सो उसके लिए सबसे पहले मैं एक वीरे की डोम लाइट क्रिएट करूँगा। अगर आपने मेरा पुराना सीरीज़ में ट्यूटोरियल देखा होगा जिसमें मैंने लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, नहीं तो मैं बता दूँ कि वीरे की लाइट में कुछ बहुत सिंपल से एट्रीब्यूट्स होते हैं और वीरे की लाइट फिजिकल लाइट होती है। मतलब जैसे कि माया की डिफ़ॉल्ट लाइट होती है जो कि हमारी जैसे लीनियर लाइट नहीं होती वो एक फाइनाइट पॉइंट के बाद जैसे हमारी अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर नेचुरल वर्ल्ड में लाइट देखें तो एक पॉइंट के बाद वो फॉल करती है और फिर ख़त्म हो जाती है। पर जो माया की हमारी डिफ़ॉल्ट लाइट होती है वो ऐसा नहीं करती। सो वीरे की लाइट में हम लोग को बहुत सुकून से, बहुत आसानी से हमें बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं बनस्बत हम लोग को अगर हम लोग माया की सिस्टम लाइट डिफ़ॉल्ट लाइट के साथ काम करें। सो हम लोग वीरे की लाइट में है, मैंने इसको ऑन कर दिया और अभी सेटिंग्स वेटिंग्स सारी सब कुछ वैसे ही रहूँगा। उसके बाद मैं इधर आऊँगा और अब मैं अपना टेस्ट रेजोल्यूशन और इसको 50% कर लिया और रेंडर सोल्यूशन मैं कैमरे से रेंडर करूँगा। रेंडर कैमरा जो मेन कैमरा हमने सेट किया था। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे आऊँ और एक चीज़ बता दूँ, जैसे हम लोग का ये इमेज सैम्पलर होता है, ठीक है। इमेज सैम्पलर हमारा डिफाइन करता है कि हमारी फाइनल इमेज की क्वालिटी कैसी रहेगी। ये हमारे पास 3 किस्म के सैम्पलर होते हैं। एक फिक्स रेट सैम्पलर जो सब पे एक तरीके से जैसे सबको एक तरीके से ट्रीट करता है। अडाप्टिव DMC जो हमारा क्या कहते हैं अडाप्टिव रहता है, मतलब अगर उसको एक सैम्पल की ज़रूरत है तो वो सिर्फ एक सैम्पल पर काम करेगा और अगर उसको बाकी और ज़्यादा सैम्पल्स की ज़रूरत है तो वो और ज़्यादा लेगा, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होगी फ्लेक्सिबल रहता है। उसके बाद अडाप्टिव DMC हमारा रहता है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम रेट डिफाइन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ओके, सो हम लोग अडाप्टिव DMC पे आएंगे और इसको बाय डिफ़ॉल्ट शायद इसका 4 रहता है या 2 रहता है। तो अगर इसका 4 रहता है तो मैं 2 कर लेता हूँ ताकि क्या कहते हैं हमारा जो सैम्पल रेट होगा वो कम रहेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर वो और थोड़ी बेहतर इमेज को प्रोसेस कर सकता है तो वो थोड़ा और टाइम लेगा, पर हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमको सारा अपना रिजल्ट मिले तो हम लोग उसका सैम्पल मैक्सिमम सैम्पल 2 कर देंगे। और ये थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइन करता है, या तो आप ये मैक्सिमम सब डिविजन सैम्पल के साथ खेल सकते हैं, नहीं तो ये थ्रेशोल्ड की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल ये अभी 0.005 है तो इमेज इसकी और ब्रूट आ रही है, पर जैसे जैसे मैं इसको कम करता जाऊँगा, जैसे 0.1 कर दूँगा तो और मतलब हमको क्या कहते हैं ब्लॉचीनेस दिखने लगेगी अपने रेंडर में। सो आप जैसे चाहें, अगर चाहें तो मैक्सिमम सैम्पल कम कर दें या फिर इसको कम कर दें, आपकी चॉइस पे है, ठीक है। तो अब मैं पहला अपना रेंडर करूँगा रेंडर कैम से। अभी मैं जब तक रेंडर हो रहा है उसके बाद मैं अभी लौटता हूँ। ओके, सो मैं वापस आ गया, हमारी रेंडरिंग हो गई है। सो हमारा रेंडर आउटपुट ऐसा आया है, तो देखते हैं इसने कितना टाइम लिया। मैं इसको ये वाला बटन दबाऊंगा, ये वीरे के फ्रेम बफर से क्या कहते हैं माया के फ्रेम बफर में भेज देगा इमेज को। सो ये आ गया हमारा फ्रेम बफर में इमेज। इसने कुछ अराउंड टाइम नहीं दिखा रहा। ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ओके नो प्रॉब्लम। ये आ गया इसका टाइमिंग। इसका टाइमिंग है 1 मिनट और 1.9 सेकेंड्स। इसने अराउंड रेंडर कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी ही रेंडर हो गया, ज़्यादा हम लोग को इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर मैं इधर आऊँ तो एक चीज़ होती है लीनियर मोड में एक हम लोग रेंडरिंग करते हैं और एक sRGB मोड में रेंडरिंग करते हैं। जैसे मैं आपको अगर वीरे के फ्रेम बफर में दिखाऊँ, अभी हम लोग का ये लीनियर मोड में है, पर अगर मैं यहाँ पे sRGB बटन है उसको क्लिक कर दूँगा तो ये इमेज अपने आप ऑटोमेटिकली ब्राइट हो जाती है। तो आप सोचेंगे यार कि मतलब ये तो मतलब वॉश आउट सी इमेज आ रही है, पर ऐसा नहीं है। ये आपको इसलिए काम आएगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हम भी एक्सटीरियर की लाइटिंग कर रहे हैं और इसमें हमने डोम लाइट अपनी एक लगा रखी है। या तो हम ऐसा करें कि इंटेंसिटी इस लाइट की बढ़ाते चले जाएँ, फिर भी काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे वो लाइट पहुँचेगी नहीं प्रॉपर, जैसे ये वाले एजेस के पोर्शन है। या फिर अगर हम लोग की अभी ये चीज़ दिख रही होती तो यहाँ पे लाइट इतनी प्रॉपर्ली बाउंस करके पहुँचती नहीं। सो इसलिए अगर हम लोग sRGB मोड अपना ऑन रखते हैं तो क्या कहते हैं वो एक्चुअल ट्रू कलर्स दिखाता है लाइट के।
तो हमें क्या कहते हैं हमें इतनी ज़्यादा लाइट को ट्वीक नहीं करना पड़ेगा और ज़बरदस्ती लाइट की वैल्यूज़ को बढ़ाना नहीं पड़ेगा। और ये तो एक फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा ये है क्योंकि हम लोग जो अपनी फाइनल इमेज आउटपुट करेंगे वो हम लोग OpenEXR फॉर्मेट में करेंगे। तो OpenEXR फॉर्मेट अगर जैसे आप लोग जानते हो और जो लोग नहीं जानते मैं उनके लिए बता दूँ, एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें हमारे पास जो जैसे जो कलर वैल्यू होती है वो क्लैंप नहीं होती है, वो हमारे पास ओपन होती है 32 बिट फ्लोट पे। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी कलर वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं बिना अपनी एक्चुअल इमेज को लॉस किए हुए। सो अभी हम लोग आगे जब वो चीज़ करेंगे तो जिनको नहीं पता वो लोग भी देख लेंगे उस चीज़ में, ठीक है। सो मेरी ये इमेज है, या तो मैं यहाँ पे sRGB ऑन कर दूँ, पर इससे एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब मैं इसको जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप देख रहे हैं ये वाइट हो रहा है, अगर मैं इसको अभी यहाँ के फ्रेम बफर में सेंड करूँ तो यहाँ पे तो ये इमेज ब्राइट नहीं है फोटोशॉप पर। यहाँ पे ये इमेज क्या कहते हैं, ये हमारी डिफॉल्ट लिखी है फोटोशॉप को लेकर मैं टैकल करने के लिए आने वाला है जो हमारी जो इमेज होगी वो वैसे भी डल ब्लैक कलर में चाहिए। और हमारे कलर ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा इसमें। क्लिक कीजिए, उसको खोलिए, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं sRGB, इसको लिनियर कर दीजिए गामा करेक्टेड। तो अब ये हमारे क्या कहते हैं दोनों सोर्स में एक जैसी इमेज देखेंगी, ये तो बढ़िया चीज़ है। पर इससे एक दिक्कत ये होगी कि जब आप इमेज को अपनी आउटपुट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप JPEG फॉर्मेट में आउटपुट करते हैं या किसी और फॉर्मेट में आउटपुट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इधर आया, मैंने सेव इमेज की, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारी ये इमेज ये डार्क है इसमें। तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पूरी लाइटिंग की है, मेरे साथ ये कई बार हुआ है तो मैं आपको पहले ही इसके बारे में बता दूँ। हमने पूरी लाइटिंग की है, एक प्रॉपर लाइट जैसे कि हमारी ये मतलब जैसे ये वाले लाइटिंग में चाहिए सब कुछ एकदम प्रॉपर हुआ। जब आपने रेंडर किया तो आपकी इमेज ऐसी काली काली आने लगी तो आपको एकदम मूड ख़राब हो जाएगा कि यार ये तो मेरा फाइनल रेंडर है, ये क्या हो रहा है इसमें चक्कर। तो आप उस चीज़ को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? आप उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे आइए, अपने वीरे रेंडर सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद ये हमारी कलर मैपिंग है, यहाँ पे कलर मैपिंग को खोलिए, लीनियर मल्टीप्लाई इसको एक्सपोनेंशियल कर दीजिए। उसके बाद ये गामा करेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको गामा करेक्शन 2 कर लीजिए। तो 2 जैसे ये हमारी इमेज गामा करेक्टेड थी, तो हमारा अब जो बिना sRGB किए जब हम रेंडर करेंगे तो वो भी गामा करेक्टेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये चाहे ये सब पिक्सल मैपिंग और FX कलर स्वैचेस आपके ऑफ रहेंगे, तो इन दोनों को भी चेक कर लीजिए। जैसे कि FX स्वैचेस नाम बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल जैसे आप रेंडर कर रहे हैं, ठीक है, रेंडर करते वक्त आपके जो यहाँ पे स्वैच में कलर दिखा रहा है, जो माया की स्वैच होती है, जैसे मैं इसको खोलूँ, जो यहाँ पे आपकी स्वैच में कलर दिखा रहा है वो क्या कहते हैं रेंडर होते समय आपके वो कलर एक्चुअली वो कलर नहीं उठाएगा, वो दूसरा कलर उठाएगा। तो आप मैच करते रह जाओगे और आपको बहुत दिक्कत आएगी, यार ये मैच क्यों नहीं हो रहा है। अब मेरी बात का ध्यान रखिएगा, आने वाले किसी टाइम में आपको ये चीज़ का एग्जाम्पल का मतलब समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। और सब पिक्सल मैपिंग इसको ऑन रखिए, क्योंकि जब हम लोग अपना VRT का रेंडर करते हैं तो बहुत बार ये एरर दिखाता है कि सब पिक्सल मैपिंग नॉट फाउंड, तो आप इसको ऑन कर लीजिए पहले ही से, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हमारे ये दोनों मोड ऑन है और एक्सपोनेंशियल मैपिंग ऑन है। तो अब मैं इसको रेंडर करता हूँ, मैं ये वाली इमेज को सेव कर लेता हूँ, मैं अपने रेंडर व्यू में आता हूँ, इसको नॉर्मल वापस लिनियर मोड में कर देता हूँ। जैसे मैं अब रेंडर को अपनी इमेज सेंड करूँगा, अब मैं डिस्प्ले में आता हूँ, मैंने क्या कर दिया था, sRGB दोनों नॉर्मल मोड में हमारे हैं। अब मैं रेंडर करता हूँ और मैं आपको रेंडर के बाद मिलता हूँ, ठीक है। ओके, सो हमारी रेंडरिंग हो गई है। अब आप देख सकते हैं इसका आउटपुट। मैं ये वाले को सेव कर लेता हूँ और मैं इसको सेंड करता हूँ ये वाले अपने फ्रेम बफर में, और मैं इसका टाइमिंग देखता हूँ। तो टाइमिंग मेरा 1 मिनट 1.3 सेकंड आ रहा है, पर अब इसकी इमेज पहले मुकाबले काफ़ी ब्राइट हो गई, तो हम लोग को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने सीन में ओवरऑल लाइटिंग को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ कि जैसे आप परेशान नहीं रहिए, जैसे जो मैं अप्रोच फॉलो करता हूँ, जैसे 2 किस्म की अप्रोच होती हैं रेंडरिंग करते वक्त। एक होती है कि आप सारा काम अपना क्या कहते हैं अपनी माया के विंडो में कर लो, जब फाइनल सीन में ही आप सारा अपना काम कर लो, ठीक है। और एक अप्रोच होती है कि आप कॉम्प में सब कुछ फिक्स करो, जैसे जिसको फिक्स एंड कॉम्प बोलते हैं, ठीक है। तो फिक्स एंड कॉम्प हम लोग को थोड़ा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो थोड़ा हम लोग उसमें क्या कहते हैं मतलब ढील दे सकते हैं कि हम लोग अपनी यहाँ पे सेटिंग्स लमसम निकाल लें और फिर पोस्ट में जाके आराम से, क्योंकि सब सारी इमेजेस को पोस्ट में ही जाना होता है। पोस्ट इन द सेंस फोटोशॉप या फिर आफ्टर इफेक्ट्स, जिस भी आप कंपोजिटिंग एप्लीकेशन में काम करोगे अपने उस एप्लीकेशन में जाना ही होता है, तो वहाँ पर अपना काम सही कर लें। सो मैंने इसको ब्राइट कर दिया, और क्योंकि हम लोग का OpenEXR फॉर्मेट में रहेगा तो हमारे पास कलर वैल्यूज़ भी अच्छी खासी रहेंगी, जिसको हम लोग अपना काम कर सकते हैं। सो मेरे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल गामा 2 की वैल्यू मैंने कर ली। अब मेरी लाइटिंग सेटिंग ओपन है और मैं अपनी ये मोड, और कभी कभी ये होता है ना कि जैसे अगर आपको आपका ये वीरे का विंडो गुम हो जाता है, जैसे अभी तो हमको यहाँ पे बड़ा सा दिखा रहा है, वो छोटा सा हो जाता है, तो इधर आइएगा, आप उसको मैक्सिमाइज़ कर लीजिएगा ऐसे करके, तो वो आपका विंडो वापस बड़ा हो जाएगा, वरना फिर बहुत परेशान करता है, मिलता नहीं है वो कहाँ चला गया, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इधर आऊँगा
और जो हम लोग ने कलर्स अपने उसमें एडजस्ट किए थे, जो ये सारे मटेरियल बनाए थे ना, तो अब मैं अपनी वापस रेंडर लेयर पे आता हूँ, मास्टर लेयर पे आया और मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको मैं ये वाला बटन जब दबाऊंगा ना, तो जो भी उसमें ग्राफ मटेरियल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो नाम बता रहा है कि आपका ग्राफ कर देगा मटेरियल, मतलब वो मटेरियल उसमें दिखा देगा कि आपका कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे मेरी अभी कलर स्वैच इस कलर की आ रही है, अगर मैं इसको आऊँ और अफेक्ट स्वैच कर दूँ, अभी कलर नोट कीजिएगा, ठीक है। ग्राफ मटेरियल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ओके, हम लोग को वो डिफरेंस इतना नहीं पता चल रहा है, पर आपको पता चलेगा आने वाले वक्त में जब आप अपना खुद R&D कर रहे होंगे। तो मैं इस मटेरियल को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद फिर मैं इधर आऊँगा, टेक्स्ट लेयर पे आऊँगा और मैं यहाँ पे ये वाला मटेरियल अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये वाला मटेरियल अप्लाई कर दिया, मैं इधर आया, उसके बाद मैंने न्यू मटेरियल क्रिएट किया, वीरे ब्लेंड मटेरियल, वीरे मटेरियल सिलेक्शन, इसे क्रिएट किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल, दूसरी लेयर पे आया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल, इधर आया मैं और मैं इसको यूँ लाइक इस पर अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अब ये मेरा मटेरियल इस पर अप्लाई हो गया। अब मैं इसमें ऐसा करूँगा, मैं एक टेक्सचर बनाया, अब मैंने पहले से बना के रखा है अपना टेक्सचर, क्योंकि मैंने जब रेंडर किया था। सो मैं अपनी सोर्स फोल्डर में आऊँगा, ये वाला मेरा जो सोर्स फोल्डर मैंने क्रिएट किया था, और ये वाला मैं टेक्सचर खोलूँगा। अब जैसे कि देख सकते हैं इस टेक्सचर में कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा एक मरून कलर है, उसके ऊपर ये ब्लैक से कुछ स्पॉचेज हैं जो कि आप अपने आप बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अब वापस मैं अपनी ड्राइव में आऊँगा इसमें, और मैं यहाँ पे अगर मुझे मटेरियल अप्लाई करना होता है तो मैं यहाँ पे आऊँगा डिफ्यूज़ में और यहाँ पे क्लिक करूँगा और फाइल पे क्लिक करूँगा और मैं अपने मटेरियल में पहुँच जाऊँगा। मैं क्योंकि पहले थोड़ी सी R&D कर रहा था, सो मैंने अपना मटेरियल लगा के रखा था उसमें। मैं इधर आऊँगा और ये मेरा डोर रेस्ट पार्ट, ठीक है, ये वाला मेरा मटीरियल है। तो मैं इधर आऊँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको ग्राफ कर लूँगा यहाँ पे, और डोर नेक्स्ट मटेरियल मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको खोलूँगा फाइल, जब मैं अनडू कर देता हूँ इसको, मैं इधर आया और मैं इधर आया और मैंने ये फाइल इस पर अपलोड कर दी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये टाइलेबल नहीं है, तो ये अजीब सा हमको ऐसे करके यहाँ पे पैटर्न आ रहा है, देखिए ये यूँ करके पैटर्न आ रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटीरियर की जब आप लार्ज स्केल सीन करते हैं तो उसमें यही फ़ायदा होता है कि जो चीज़ नज़दीक में नहीं है तो आप थोड़ा फ़ायदा उसका उठा सकते हैं, कि अगर भले ही वो टाइल भी कर रहा है तो और उसमें सीन्स भी आ रही हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैं इसकी यूवीज़ दिखा देता हूँ, यूवी टेक्सचर में आया मैं, तो इसकी यूवीज़ भी कुछ ऐसे करके ख़ास नहीं खुली हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कह रखा है कि हम लोग को जो चीज़ दिखनी नहीं है, जो चीज़ हम लोग करेंगे नहीं, उसमें अपना टाइम क्यों बर्बाद करना है, राइट। तो हम लोग को मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक टेक्सचर नहीं लगाना, कोई डर्ट नहीं लगानी, कुछ वैसा नहीं लगाना, तो हम लोग ऐसे ही निकल सकते हैं। और अगर हमको डर्ट लगानी होगी तो वीरे का एक बहुत ज़बरदस्त मटेरियल होता है, तो हम लोग उसे डर्ट भी लगा सकते हैं, जो हम लोग आगे के आने वाले लेसन में कवर करेंगे। सो मेरी ये ऐसी यूवी खुली हुई है, मैं इधर आया, मैं इसको ग्राफ कर लिया नेटवर्क को, अब ये मेरा यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं पीछे आऊँगा और अपने वापस रेंडर कैम से रेंडर करूँगा इसको। मैं रेंडर कैम में आया और मैंने मेन पे क्लिक कर लिया, अब जो रेंडर हो जाएगा उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे। ओके, सो मैं वापस आ गया, हमारी रेंडरिंग कंप्लीट होगी। अब आप देख सकते हैं कि ये रेंडर्ड हो रहा है, और क्योंकि अभी हमारे ये बहुत छोटा सा रेजोल्यूशन में है तो इसमें साफ नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे हमारा सीन पता चल रहा है कि नहीं, पर मैं पहले इसको रेंडर कर चुका हूँ तो मेरे को आइडिया है कि इतना कुछ खासा डिफरेंस नहीं पता चलेगा। अगर पता भी चलेगा तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं पीछे का एरिया अपना क्या कहते हैं ब्लर कर दूँगा, जो कि हमारा क्या कहते हैं लेंस ब्लर में रहेगा, तो आपको जो ज़्यू डेप्थ से होगी हमारी, तो उसमें इतना कुछ खासा पता नहीं चलेगा, तो उधर क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, राइट। ये चीज़ हो गई। अब जैसे कि मैं रेंडरिंग के टाइम में पॉज कर दे रहा हूँ, पर मैं आपको दिखा दूँ कि मैं अपनी ग्लोबल इल्यूमिनेशन की सेटिंग्स का इस्तेमाल क्या कर रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब वीरे में रेंडर करेंगे तो आपको प्राइमरी बाउंस और सेकेंडरी बाउंस मिलेगा। वैसे ही जैसे आप अगर उसमें रेंडर करते हैं, मिडल रे में रेंडर करते हैं, जैसे मैं इधर मिडल रे खोलता हूँ और मैं मिडल रे के इंटरनेट लाइटिंग मोड में आ जाता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको, मिडिल रे के इंडायरेक्ट लाइटिंग मोड में आ जाता हूँ। यहाँ पे हमें दो मोड मिलते हैं, ग्लोबल इल्यूमिनेशन और फाइनल गैदर। आप इसकी सेटिंग्स चेंज करते हैं और इससे काम करते हैं अपना। वैसे ही जब हम लोग वीरे में आ जाते हैं, सो वीरे में हम लोग को प्राइमरी बाउंस और सेकेंडरी बाउंस मिलता है। जीआई ग्लोबल इल्यूमिनेशन एक मिलता है, जिससे रेडियंस मैप मिलता है, फोटोन मैप मिलता है, ब्रूट फोर्स मिलता है, लाइट कैश मिलता है, स्फेरिकल हार्मोनिसिक मिलता है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको सही से, तो लाइट कैश होता है। उसके बाद फिर प्राइमरी बाउंस और सेकेंडरी बाउंस। प्राइमरी बाउंस जैसे नाम सजेस्ट करता है कि जब जो लाइट रेज होंगी वो जब पहली बार आएंगी तो वो कहाँ बाउंस करके जाएंगी, और सेकेंडरी बाउंस होता है जब एक बार वो ज़मीन पे एक सर्फेस पे मतलब हिट कर देंगे, उसके बाद फिर वो बाउंस करेंगे कि नहीं करेंगे।
जाएंगी। तो सेकेंडरी बाउंस को अगर आप नन कर दें तो आपकी रेंडरिंग तेज़ होगी। और फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप कोई ब्रिज रेंडर कर रहे हैं, जैसे हम लोग ब्रिज रेंडर कर रहे हैं, अगर हम लोग को ये वाला एरिया ब्रिज में दिख रहा होता अपने ये वाला एरिया हम लोग को अपने ब्रिज में दिख रहा होता तो यहाँ तक उसकी लाइट रेज ही नहीं पहुँचती, तो ये चीज़ डार्क में रहती है और बाकी चीज़ ब्राइट रहती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग सेकेंडरी बाउंस रखते हैं, ताकि एक बार लाइट, जैसे कि नेचुरल फिनोमेना होता है कि एक बार लाइट कहीं किसी सर्विस पर स्ट्राइक करती है तो दूसरी सर्विस की तरफ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये कई सारे मोड्स होते हैं कि प्राइमरी बाउंस में इरेडियंस मैप करना बेहतर रहता है, क्योंकि सबके अपने अपने ड्रॉबैक और सबके अपने अपने बेनिफिट्स रहते हैं। जैसे ब्रूट फोर्स अगर आप मेथड चुन लेंगे तो जैसे कि मैं आपको सेटिंग्स दिखाता हूँ, इरेडियंस मैप की ये सेटिंग्स हैं, और हाँ इरेडियंस मैप की सेटिंग है, और क्या कहते हैं कहाँ गया, इरेडियंस मैप की सेटिंग है। और सेकेंडरी बाउंस में अगर मैं ब्रूट फोर्स कर दूँ तो ब्रूट फोर्स में सिर्फ एक सेटिंग होती है, सब डिवीजन और आपकी डेप्थ। सब डिवीजन मतलब आपकी ब्लॉचीनेस कितनी रहेगी और डेप्थ कितनी बार वो टक्कर मारेगा इधर उधर, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल सी बात है कि वो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि ब्रूट फोर्स जैसे नाम से इसका रहता है कि बस सबको एक ही तरह डील करेगा वो, ठीक है। उसके बाद लाइट कैश जो मेथड होता है हमारा, लाइट कैश मेथड में हम लोग को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जिसमें हमें अपना सब डिविजन्स मिलते हैं, 1000 मिलते हैं, या फिर आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 2000 कर सकते हैं, या फिर आप इसको 500 कर लें तो आपकी रेंडरिंग थोड़ी तेज़ होगी। सैम्पल साइज़ की वो कितने एरिया में आपकी सैम्पल्स कैलकुलेट करेगा, और स्टोर डायरेक्ट लाइटिंग और इनडायरेक्ट लाइटिंग, ये सारे मोड में किसी कहते हैं एक स्पेसिफिक ट्यूटोरियल जो बना दूंगा, ताकि मैं आपको ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूँ। अभी आप देखते जाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं इसको 5000 कर दूँ तो मेरी रेंडरिंग थोड़ी तेज़ होगी, 500 कर लूँ सॉरी, तो रेंडरिंग मेरी तेज़ होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास एक और मोड होता है फोटोन मैप। फोटोन मैप बेसिकली हम लोग जैसे इंटीरियर लाइटिंग कर रहे होते हैं, तो इंटीरियर लाइटिंग में हमको ज़्यादा फ़ायदा देता है, कि जिसमें क्या कहते हैं फोटोन से बाहर निकलते हैं और एक दूसरी तरफ से स्ट्राइक करते हैं और वापस उसी सीन में रहते हैं। अगर आउटर मतलब एक्सटीरियर सीन हम लोग रेंडर कर रहे हैं तो उसमें हमारा ब्रूट फोर्स मेथड हम लोग को काम आएगा, क्योंकि सबको वो एक ही तरह की कैलकुलेट करेगा, ठीक है। सो मैं इधर आता हूँ, मैं अपना ब्रूट फोर्स मेथड सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैं अभी टाइम थोड़ा ओवर हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ आपको फिर से। मेरा नाम अरसलान अली है और आप मेरे ट्यूटोरियल्स मेरे ब्लॉग पे या फिर मेरे चैनल पे देख रहे हो, अरसलान अली जाफरी पे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखना या फिर मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ, ठीक है। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।